नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जिसमें हम सब किसी न किसी तरह शामिल हैं ही, चाहे हमें पता हो या ना हो। निवेश की दुनिया। जी। ये सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है समय का, भरोसे का, इन सब का निवेश है। बिल्कुल। और निवेश की इसी समझ को आप कह सकते हैं गहरा करने के लिए आज हम बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सार को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हाँ, ये किताब तो मतलब दिग्गज निवेशक भी इसे बहुत मानते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ये निवेश की बाइबल जैसी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस किताब पर आधारित कई विश्लेषण और सारांश हैं। तो यहाँ हमारा लक्ष्य कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों को समझना है जो ग्राहम के हिसाब से एक निवेशक को वाकई इंटेलिजेंट मतलब समझदार बनाते हैं। हाँ, ये मानसिकता, रणनीति और शायद सबसे बढ़कर जोखिम से कैसे बचा जाए उसकी कला के बारे में है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद वो सबसे बुनियादी फर्क। हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से शुरू करना चाहिए जिस पर ग्राहम बहुत जोर देती हैं। एक निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच का अंतर। हाँ, ये सुनने में तो लगता है कि आसान होगा, पर असल बाजार में जब चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कई बार। सही बात है। तो ग्राहम इसे कैसे देखते हैं? एक निवेशक असल में क्या करता है? देखिए, ग्राहम के लिए ये फर्क सोच और इरादे का है। हम्म, निवेशक किसी कंपनी को देखता है तो उसे एक चलते फिरते बिजनेस की तरह देखता है। अच्छा। वो उसकी असली कीमत क्या है, उसकी कमाई की ताकत कितनी है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब परखता है। हम्म। फिर अगर उसे लगता है कि कीमत सही है तो वो उसमें हिस्सेदारी खरीदता है और सोच लंबी अवधि की रखता है। वो उस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता है असल में। और सट्टेबाज वो क्या सोचता है? सट्टेबाज का फोकस कंपनी पर होता ही नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर रहता है। अच्छा। वो बस अंदाजा लगाता है कि भाई कीमत ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी और उसी से जल्दी पैसा बनाना चाहता है। तो कंपनी क्या कर रही है, कैसे कमा रही है, उसे कोई मतलब नहीं। ज्यादा नहीं। ग्राहम तो इसे निवेश मानती ही नहीं है, वो इसे एक किस्म का जुआ कहती हैं। हाँ, स्रोत भी बताते हैं कि जैसे 90s के दशक में अमेरिका में वो .com बबल आया था, जी। तो बहुत से लोगों ने बिना सोचे समझे टेक स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि कीमतें बढ़ रही थी। हाँ, वो फोमो वाला चक्कर। बिल्कुल। और नतीजा, जब वो बबल फटा तो बहुत भारी नुकसान हुआ। ये तो सट्टेबाजी का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। इसीलिए ग्राहम की सलाह एकदम साफ है, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। हम्म। और अगर किसी को वो रोमांच चाहिए ही, सट्टेबाजी करनी ही है, तो वो कहती हैं कि ठीक है, अपनी कुल संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा, शायद 10% या उससे भी कम, अच्छा। ऐसी फन मनी के तौर पर अलग रख सकते हैं, पर उसे निवेश समझने की गलती ना करें। सही बात है। असली दौलत तो सोच समझकर, रिसर्च करके जो निवेश किया जाता है, उसी से बनती है। धैर्य रखना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो निवेशक बिजनेस खरीदता है, सट्टेबाज कीमत पर दांव लगाता है। तो ये साफ है कि निवेशक बनना सिर्फ पैसा लगा देना नहीं है, इसमें एक पूरी मानसिकता शामिल है। और ग्राहम कहते हैं कि इसके लिए तेज दिमाग यानी आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी है सही रवैया और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। हाँ, ये ग्राहम के सबसे अहम विचारों में से एक है, आप कह सकते हैं। और इसे समझाने के लिए वो सर आइजैक न्यूटन का उदाहरण देती हैं। हाँ, न्यूटन मतलब इतने जीनियस व्यक्ति। बिल्कुल, इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक। विज्ञान में उनका योगदान तो खैर हम सब जानते हैं, लेकिन निवेशक के तौर पर वो बुरी तरह फेल हुए। ऐसा क्यों हुआ? इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने निवेश में कैसे गलती कर दी? भावनाओं की वजह से। 1720 में इंग्लैंड में एक साउथ सी बबल नाम का बड़ा स्टॉक मार्केट बबल बना था। अच्छा। न्यूटन ने शुरुआत में पैसा लगाया, अच्छा मुनाफा कमाया और फिर निकल गए। समझदारी दिखाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके जानने वाले और पूरी भीड़ मतलब पागलों की तरह पैसा बना रही हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, वो फिर से कूद पड़े। हाँ, और इस बार बहुत बड़ी रकम लगाई, और वो भी बहुत ऊंची कीमतों पर, जब बबल अपने चरम पर था। ओह, और फिर वही हुआ जो ऐसे बबल्स के साथ हमेशा होता है। बाजार धड़ाम से गिरा, क्रैश हो गया, और न्यूटन ने अपनी जीवन भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा दिया। बाप रे।
तो ग्राहम इससे यही सिखाती हैं कि निवेश में सफलता के लिए कोई असाधारण बुद्धि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भावनात्मक अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा। आपको भीड़ के साथ बहकने से बचना होगा। यानी कि बाजार जब गिर रहा हो तो डर के मारे सब बेच देना, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। जी। या फिर जब बाजार चढ़ रहा हो तो लालच में आकर कुछ भी किसी भी कीमत पर खरीद लेना, ग्रीड वाला बाइंग। हाँ। इन दोनों ही भावनाओं के जाल से बचना इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। बिल्कुल। वो वॉरेन बफेट का मशहूर कोट है ना, जब दूसरे लालची हो तो डरो और जब दूसरे डर रहे हो तो लालची बनो। ये ग्राहम की ही सोच का निचोड़ है। हाँ, सही कहा। और इसी अनुशासन का एक नतीजा ये भी है कि आप लंबी अवधि का नजरिया अपनाते हैं और यहीं पर वो कंपाउंडिंग की ताकत यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। हाँ, वो आइंस्टाइन ने कहा था ना, दुनिया का 8वां अजूबा। हाँ, शायद उन्होंने कहा था छोटी रकम भी अगर लंबे समय तक निवेशित रहे और उस पर ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे तो वो कमाल का रूप ले सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप भावनाओं में बहकर बार बार अंदर बाहर नहीं होंगे। बाजार के इस रोजाना के उतार चढ़ाव और भावनाओं के खेल को ग्राहम ने एक बड़े मजेदार तरीके से समझाया है, मिस्टर मार्केट। हाँ, ये उनका एक बहुत ही यादगार रूपक है। बहुत दिलचस्प तरीका है बाजार को देखने का। क्या है ये मिस्टर मार्केट? सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है। ठीक है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। अब ये पार्टनर जो है ये बड़ा ही मूडी है। उसके मूड रोज बदलते रहते हैं। अच्छा। कभी तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित खुश होता है तो कभी बहुत ज्यादा निराश डरावा होता है। अच्छा, बड़ा अस्थिर पार्टनर है। हाँ, बहुत अस्थिर। हाँ। और वो रोज आपके पास आता है। रोज क्या करने? वो आपको अपने हिस्से का बिजनेस यानी कि शेयर या तो खरीदने का ऑफर देता है या फिर आपका हिस्सा खरीदने को तैयार हो जाता है। अब जब वो बहुत ज्यादा आशावादी और खुश होता है, यूफोरिक होता है, तो वो बहुत ऊंची मतलब अतार्किक कीमत मांगता है अपने हिस्से की। अच्छा। और जब वो बुरी तरह डरावा या निराश होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो वो आपको वही बिजनेस बहुत ही कम आकर्षक कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इस मिस्टर मार्केट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को नजरअंदाज करता है। वो उसे सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, वो ये समझता है कि मिस्टर मार्केट जो कीमत बता रहा है वो अक्सर बिजनेस की असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे अलग होती है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो निवेशक को मिस्टर मार्केट की भावनाओं का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसका फायदा उठाना है। फायदा उठाना है कैसे? जब मिस्टर मार्केट डर के मारे अपने शेयर कौड़ियों के दाम बेच रहा हो, तब निवेशक के लिए खरीदने का मौका हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कंपनी अच्छी हो और कीमत उसकी असली कीमत से वाकई कम हो। ठीक है। और जब मिस्टर मार्केट हद से ज्यादा उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत देने को तैयार हो, तब शायद बेचने का समय हो सकता है। तो ग्राहम का निचोड़ यह है, बाजार के मूड को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर बनाए। यूज हिम, डोंट बी यूज्ड बाय हिम। ये मिस्टर मार्केट वाली बात मुझे लगता है सीधे तौर पर ग्राहम के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ती है, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, बिल्कुल। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इसे थोड़ा और खोलिए। ये तो आप कह सकती हैं कि ग्राहम के निवेश के पूरे दर्शन का आधार है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सिद्धांत बहुत सरल है, किसी भी शेयर को उसकी अनुमानित असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदें। काफी कम? हाँ, ये जो काफी कम है यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी कंपनी का विश्लेषण किया और लगा कि इसके शेयर की असली कीमत फेयर वैल्यू करीब 100 रुपए होनी चाहिए, तो हम उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेगा। वो कोशिश करेगा कि उसे 65 रुपए या 70 रुपए या हो सके तो और भी कम में खरीदें। अच्छा। ये जो 30-35 रुपए का अंतर है ना कीमत और वैल्यू के बीच, यही है आपका सुरक्षा का मार्जिन, सेफ्टी कुशन। और ये जरूरी क्यों है इतना? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। हो सकता है आपकी गणना में ही कोई गलती हो गई हो। हाँ, हो सकता है। या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाए या पूरी अर्थव्यवस्था में ही मंदी आ जाए। ये मार्जिन आपको इन सब अप्रत्याशित झटकों से बचाता है, आपकी गलती के गुंजाइश को कवर करता है। तो ये सिर्फ सस्ता स्टॉक ढूंढना नहीं है, ये एक अच्छी मजबूत कंपनी को उसकी वाजिब कीमत से काफी कम कीमत पे खरीदना है। बिल्कुल सही। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो निवेश को सट्टेबाजी से अलग करने वाली सबसे ठोस चीज है।
अब इसी बुनियाद पर ग्राहम निवेशकों को उनकी सक्रियता और लक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटती है, रक्षात्मक, डिफेंसिव और उद्यमी, एंटरप्राइजिंग। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी लगता है, क्योंकि शायद हर किसी के लिए एक ही रास्ता सही ना हो, है ना? जी बिल्कुल। तो पहले रक्षात्मक निवेशक के बारे में बताइए, ये कौन लोग हैं? रक्षात्मक निवेशक वो आम निवेशक है जिसके पास या तो निवेश के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, या बहुत गहरी एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर वो ज्यादा जोखिम लेना ही नहीं चाहता। अच्छा। उसका मुख्य लक्ष्य होता है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और बड़ी गलतियों से बचते हुए एक संतोषजनक स्थिर रिटर्न कमाना, ज्यादा तामझाम नहीं। तो ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही तरीका है। हाँ, ग्राहम के अनुसार ज्यादातर लोगों के लिए यही तरीका सबसे सही है। और इनकी निवेश रणनीति कैसे दिखती है? क्या करते हैं ये लोग? रणनीति सीधी साधी और नियमों पर आधारित होती है। जैसे अक्सर स्टॉक और बॉन्ड के बीच एक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए 50-50 या 60-40। विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब पैसा किसी 1-2 स्टॉक में नहीं, बल्कि 10 से 30 बड़ी जानी मानी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों में लगाना चाहिए। कैसी कंपनियां? जिनका लगातार मुनाफा कमाने का और डिविडेंड देने का एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। ब्लू चिप्स कह सकते हैं एक तरह से। और ये लोग बार बार खरीदते बेचते नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका फोकस लंबी अवधि पर होता है। ये ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। हाँ, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को वापस उस तय अनुपात जैसे 50-50 पर लाने के लिए रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। और कंपनी चुनते समय वो कुछ साफ मानदंडों को देखते हैं, जैसे कंपनी का साइज बड़ा होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो, कर्ज कम हो, कमाई में स्थिरता हो पिछले 7-10 साल में, डिविडेंड का इतिहास अच्छा हो और वैल्यूएशन रेशियो जैसे पीई रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा न हो। ठीक है, ये तो हुई रक्षात्मक निवेशक की बात। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, उद्यमी या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये कौन है और इनका लक्ष्य क्या है? उद्यमी निवेशक, जिसे आप एक्टिव इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, वो निवेशक है जो बाजार के औसत रिटर्न से बेहतर कमाना चाहता है, बीट द मार्केट जिसे कहते हैं। अच्छा। इसके लिए वो ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा रिसर्च करने और हाँ, ज्यादा जोखिम उठाने को भी तैयार होता है। इसमें समय, कौशल और समर्पण तीनों की ज्यादा जरूरत होती है। मूल्यांकन कम हो गया हो, मतलब अंडरवैल्यूड हो। ये स्पेशल सिचुएशंस में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मर्जर हो रहा हो या अधिग्रहण हो रहा हो, या कोई कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही हो। अच्छा। ये शायद छोटी कंपनियों में या ऐसी कंपनियों में भी निवेश करें जो फिलहाल लोकप्रिय ना हो, लेकिन जिनमें भविष्य में अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं दिखती हों। इसमें जाहिर है ज्यादा सक्रियता और विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना है, लेकिन शायद ज्यादा मेहनत और जोखिम भी शामिल है। निश्चित रूप से। अगर आपकी रिसर्च गलत निकली तो नुकसान का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ग्राहम बहुत साफ तौर पर कहती हैं कि ज्यादातर लोगों को रक्षात्मक निवेशक ही बने रहना चाहिए। सही है। उद्यमी निवेशक बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इसमें सफल होने के लिए असाधारण समझ और मेहनत लगती है। ये सलाह बहुत बहुत प्रैक्टिकल लगती है। ग्राहम सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बताते, बल्कि कई ठोस व्यावहारिक चेतावनियां भी देते हैं। जी हाँ। एक जो मुझे याद आ रही है और बहुत जरूरी लगती है, वो ये कि निवेश हमेशा अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद बचे हुए पैसे से ही करना चाहिए, अतिरिक्त पैसे, सरप्लस मनी से। ये तो मतलब पहली शर्त होनी चाहिए। कभी भी घर चलाने के पैसे, बच्चों की फीस के पैसे या जो पैसा आपने किसी इमरजेंसी के लिए रखा है, उसे निवेश में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। निवेश का पहला नियम है कि आपकी बुनियादी जरूरतें और सुरक्षा पहले हो। पेट काट के निवेश करना समझदारी नहीं है। और इसी से जुड़ी बात है अपनी जोखिम सहने की क्षमता, रिस्क टॉलरेंस को समझना। हाँ, ये जाने बिना कि आप कितना नुकसान आराम से झेल सकते हैं, निवेश करना खतरनाक हो सकता है ना? बिल्कुल। हर किसी की स्थिति अलग है, स्वभाव अलग है। कोई रात को सो नहीं पाएगा अगर उसका पोर्टफोलियो 10% गिर गया, कोई 20% गिरने पर भी शांत रहेगा। इसे समझना जरूरी है। साथ ही ग्राहम इस बात पर भी जोर देते हैं कि आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसे समझें। हाँ, नो व्हाट यू ओन। सिर्फ किसी के कहने पर या नाम सुनकर निवेश ना करें। अगर आपको समझ नहीं आता कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो उससे दूर रहें। बिल्कुल, ये एक और मूल मंत्र है। एक और खतरा है जिसके बारे में सोचना जरूरी है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। हाँ, महंगाई जो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत कम करती जाती है।
सही कहा, आज का 100 रुपया 10 साल बाद उतना सामान नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। उसे इस तरह निवेश करना होगा कि वो कम से कम महंगाई को तो मात दे सके, आपकी खरीदने की शक्ति बनी रहे। और इसमें स्टॉक मार्केट कैसे मदद करता है? अच्छी बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो लंबी अवधि में इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट ने महंगाई को अच्छे मार्जिन से पीछे छोड़ा है। बॉन्ड या कैश अक्सर ऐसा नहीं कर पाते हैं लंबी अवधि में। ग्राहम मार्केट टाइमिंग के बारे में क्या कहते हैं? ये जो कोशिश होती है कि बाजार के बिल्कुल निचले स्तर पर खरीदें और एकदम टॉप पर बेचें। ग्राहम और उनके बाद हुए ढेरों अध्ययन यही बताते हैं कि लगातार सही मार्केट को टाइम करना लगभग असंभव है। कोई नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली। सच में? बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं? नहीं। स्रोत बताते हैं कि बड़े-बड़े विशेषज्ञ जैसे पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन तक बाजार की दिशा का सही अनुमान लगाने में बार-बार चूके हैं। और वो न्यूज़लेटर्स जो मार्केट टाइमिंग की सलाह देते हैं, उनका रिकॉर्ड तो और भी खराब रहा है। तो फिर उपाय क्या है? अगर टाइम नहीं कर सकते तो? उपाय ये है कि बाजार में सही समय पर घुसने और निकलने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक बाजार में बने रहना। अच्छा। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये कहावत बहुत सही है। लगातार निवेश करते रहना, जैसे SIP के जरिए, इस समस्या का एक अच्छा समाधान हो सकता है। आप हर लेवल पर खरीदते हैं। एक और चेतावनी जो आजकल बहुत रेलेवेंट लगती है, वो है बार-बार खरीदने बेचने के खतरों को लेकर। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। आजकल ऐप्स पर ये बहुत आसान हो गया है। हाँ। और ये बहुत लुभावना भी लगता है, पर खतरनाक हो सकता है। ज्यादा ट्रेडिंग करने से कई नुकसान हैं। जैसे? पहला, आपकी लागत बढ़ती है। हर बार खरीदने बेचने पर ब्रोकरेज लगता है, टैक्स लगते हैं। ये सब आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाते हैं। दूसरा, ये बहुत तनावपूर्ण होता है, हर वक्त स्क्रीन देखते रहना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कई स्टडीज हुई हैं, जैसे ओडिन और बार्बर की स्टडी का जिक्र स्रोत में है। हाँ। वो दिखाती हैं कि जो निवेशक सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, उनका रिटर्न अक्सर सबसे कम होता है। वो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो लंबी अवधि का निवेश ही ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर काम करता है। और आजकल चारों तरफ से जो सलाहें आती हैं, प्रचार होता है, हाइप, उससे कैसे बचें? स्रोत कुछ पुराने विज्ञापनों का जिक्र करते हैं, रातों रात करोड़पति बने, घर बैठे डॉलर कमाए। हाँ, ये सब हमेशा से चलता आया है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसे शोर और प्रचार से दूर रहता है। कैसे? वो तर्क और अपने विश्लेषण पर ध्यान देता है, ना कि सनसनीखेज दावों पर। भीड़ क्या कर रही है, इससे प्रभावित हुए बिना अपना स्वतंत्र निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज सुनने में इतनी अच्छी लग रही है कि सच नहीं हो सकती, तो शायद वो सच है ही नहीं। बी स्केप्टिकल। और विशेषज्ञों और सलाहकारों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाह लेना ठीक है, जानकारी लेना ठीक है, पर उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखना जरूरी है। याद है ग्राहम का सूत्र? हाँ, विश्वास करें पर वेरीफाई भी करें। ट्रस्ट बट वेरीफाई। बिल्कुल। और अगर किसी को लगता है कि उन्हें वाकई एक वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है, मान लीजिए पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है या रिटायरमेंट प्लान करना है या खुद को समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें कैसे चुनना चाहिए? जरूरत महसूस होने पर एक अच्छा सलाहकार रखना बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्या देखना चाहिए? सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि जांचें। उनकी योग्यता क्या है, उनके पास क्या सर्टिफिकेशंस हैं, क्या उनके खिलाफ कोई शिकायतें दर्ज हैं, ये सब पता करें। फिर उनसे मिलें, उनका इंटरव्यू लें, उनसे सही सवाल पूछें। आपकी निवेश की फिलॉसफी क्या है, आप फीस कैसे लेते हैं, कमीशन आधारित या फिक्स्ड फीस? क्या आपके हित और मेरे हित कहीं टकरा तो नहीं रहे? स्रोत में ऐसे कई सवाल दिए गए हैं जो पूछने चाहिए। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सही बात है। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या निकल कर आता है? इसके मूल तत्व क्या हैं? देखिए, इसका सार है तर्कसंगतता, मतलब रैशनैलिटी, भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन, लंबी अवधि का नजरिया, लॉन्ग टर्म फोकस, और सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, नहीं ये भविष्य देखने की कला है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक रवैया है। और इसमें सबसे जरूरी है वो निवेशक और सट्टेबाज के बीच का फर्क हमेशा याद रखना। जी। अपनी भावनाओं को काबू में रखना, मिस्टर मार्केट के रोज के मूड स्विंग्स के बहकावे में ना आना। बिल्कुल। और खुद को जानना, यानी मेरी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है
और मैं किस तरह का निवेशक बनना चाहता हूँ, रक्षात्मक या उद्यमी। बिल्कुल, सुरक्षा के मार्जिन के साथ अच्छी कंपनियों को खरीदना, उन्हें बिजनेस की तरह समझना, लगातार सीखते रहना और सबसे बड़ी बात, बड़ी गलतियों से बचना, यही ग्राहम का रास्ता है। चलिए तो श्रोताओं के लिए कहानी किम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ग्राहम ने कहा था कि निवेश में ये जानना कि क्या नहीं करना है शायद उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। आज के दौर में सोचिए, जहां हर तरफ से खबरें, टिप्स, सोशल मीडिया, बाजार का शोर हम पर हावी होने की कोशिश करता है। हाँ, बहुत ज्यादा जानकारी है। हाँ, तो सोचिए कि वो कौन सी आम गलती है जिसे करने की हमारी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो सकती है। क्या वो किसी बुरी खबर पर तुरंत घबराकर बेचना है, या किसी हॉट स्टॉक के पीछे बिना रिसर्च किए भागना है सिर्फ इसलिए कि सब भाग रहे हैं, या शायद सिर्फ जानकारी के अभाव में गलत निर्णय लेना। ये सोचने वाली बात है। और फिर ये सोचें कि ग्राहम के सिद्धांत जैसे मिस्टर मार्केट को नजरअंदाज करना, सुरक्षा का मार्जिन रखना, भीड़ से अलग सोचना, एक निवेशक की तरह व्यवहार करना, ना कि सट्टेबाज की तरह, हमें इन सहज मानवीय गलतियों से कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक कथन स्रोत में था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचने पर मजबूर करता है। जरूरतें तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, पर शौक राजाओं के भी पूरे नहीं हो पाते। हाँ, ये बात निवेश की दुनिया में हमारी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखने और हद से ज्यादा लालच या सट्टेबाजी के जाल से बचने के लिए कितनी प्रासंगिक है, इस पर विचार कीजिएगा।